नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की सीरीज़ में आज हम करेंगे 2011 के प्रीवियस ईयर के सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस। ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आपका पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और पार्ट 2 में मैं आपको बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे 25 या 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। कम क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि क्योंकि वीडियो अगर पूरे के पूरे मैं क्वेश्चन कराऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती है, और अगर कम क्वेश्चन कराऊँ तो वीडियो छोटी बनेगी, जिससे कि आप पूरी वीडियो देख पाएंगे और मुझे भी बनाने में आसानी होगी। इस 2011 के प्रीवियस ईयर के जो यूपी बीएड के आपके क्वेश्चन हैं, उसमें मैं आपके रीजनिंग की क्लास कवर कर चुका हूँ, और जीएस की क्लास में मैं इसमें आपके क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जो कि 2011 के यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम करेंगे इसके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आपने ये रीजनिंग और जीएस की क्लास नहीं देखी है, वो भी देख लीजिएगा। उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं इस क्लास के बाद। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है और आप नए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे हिंदी पढ़ाऊँगा कि क्वेश्चन का बिल्कुल हम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। अगर जिन बच्चों को हिंदी आती है वो भी इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और जिनको हिंदी नहीं आती है उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन की बिल्कुल एक एक डिटेल देखते चलेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता चलूँगा, ऐसे आधा अधूरा हमको नहीं पढ़ना है, पूरी डिटेल हम देखेंगे। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं जो कि ओनली क्वेश्चन आंसर आपको बता दें कि क्वेश्चन ये है और आंसर ये है, क्वेश्चन ये है आंसर ये है। जिस बच्चे को आता है वो तो मार्क करके निकल जाता है, लेकिन जिसको नहीं पता कि ये रीज़न कैसे आया आंसर, है ना, उसको तो ये नहीं पता चलता कि हुआ क्या है ना। तो अब रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। तो चलिए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हुआ क्या है हिंदी के पेपर में जो मैं ये लेके आया हूँ, इसमें आपके 50 से लेके जो 55 के क्वेश्चन थे वो आपके पैसेज के क्वेश्चन थे। 50 से लेके 55 जो थे आपके हिंदी पैसेज के क्वेश्चन थे, वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि आप हिंदी का जो पैसेज है वहाँ पर काफ़ी ईजी आता है, आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। तो इसलिए मैंने 56 से क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है, करिएगा। ये है संधि का क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि सदैव जो वर्ड है, सदैव जो शब्द है, उसमें कौन सी संधि है। आपका ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, या डी वृद्धि संधि। तो जल्दी से इसका आंसर करिएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है इसका डी वृद्धि संधि। अब जिस बच्चे को याद है, जिसको आता है, वो तो एकदम से बता देगा वृद्धि संधि, लेकिन जिसको नहीं याद है, जिसको नहीं पता है कि कैसे वृद्धि संधि है सदैव में, उसको कैसे पता चलेगा। तो टीचर का मतलब ये होता है कि जो भी कमज़ोर बच्चा है उसको वो समझाता चले, है ना। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि यूट्यूब में क्या होता है कि बस क्वेश्चन आंसर करा दो, रटा दो और हो गया, मतलब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। टीचर का मतलब होता है कि आप अच्छे से समझा पाए, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तभी फ़ायदा है वीडियो बनाने का और पढ़ाने का। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वृद्धि संधि को कैसे आप बता सकते हैं कि सदैव में वृद्धि संधि है। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यदि ए और आ के बाद ए या ए आता है तो ए होगा, है ना। ये रूल्स आपको लिख लेने हैं जो मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर ए ए के बाद ओ आ जाए तो वो ओ हो जाता है, ठीक है। या फिर ए या आ के बाद आपका ओ आ जाए, आओ आ जाए, यानी कि बड़ा ओ आ जाए, तो आपका बड़ा ओ हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं इसके थोड़े से आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो रूल है इसका आप कैसे बनाएंगे। देखो, सदैव, सदैव का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो वो होगा सदा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव होगा इसका संधि विच्छेद, यानी कि आ प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए आप, आ प्लस ए तो क्या बन गया ये, है ना। तो क्या हो जाएगा सदैव, तो स देव। तो ऐसे इसका संधि विच्छेद, है ना। तो ये सदैव का वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि के ये रूल हैं। ये सब आपको नोट डाउन कर लेने हैं या आपको याद करने हैं, लिख लिख के देखने हैं, तभी आपको पता चलेगा। तो सदा प्लस एव सदैव बन गया, है ना। अब इस वाले से देखते हैं, इस वाले से क्या बनेगा आपका। एक इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। वन, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, यानी कि क्या ए प्लस ओ, यानी कि ए प्लस ओ बराबर ओ। तो क्या बनेगा वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि बन गया ये, है ना। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है आपका परम, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, है ना। ये देखो मैंने दो मात्रा वाले लगाए, यानी कि ए प्लस ओ बराबर
ओ बन जाएगा ना, तो परमोषद हो जाएगा, परमोषद, परमोषद, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण बताए तीनों रूल्स के, तो ऐसे ही आपको समझना है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 क्वेश्चन करिएगा, बताइएगा महर्षि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी गुण संधि। तो मैथ्स में बताइए कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी गुण संधि। डी गुण संधि इसका राइट आंसर है। अब कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गुण संधि में कौन कौन से रूल हैं वो नोट डाउन करिएगा। यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है ना, ए बन जाता है। यदि और ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। और अगर ए या आ के बाद री आ जाए, ए या आ के बाद री आ जाए तो क्या बन जाता है आपका, अर। तो आपका बन जाता है अर बन जाता है, ठीक है। अब पहले रूल्स का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, है ना। तो पहले रूल्स का जो उदाहरण है वो आपका है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, यानी कि ए प्लस ई क्या हो जाएगा, ए प्लस ई बराबर ए, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जल, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी यानी कि ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी, जलोर्मी, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा इसका जलोर्मी। अब इसका देखते हैं, ये है आपका ये महर्षि, महर्षि इस रूल से आया है। देखो कैसे आया है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि से आया है, यानी कि आ प्लस रे बराबर अर, यानी कि आ प्लस रे बराबर अर हो गया, यानी कि महर्षि हो गया, ये महर्षि, महर्षि है ना। ऐसे ऐसे आपको पता होना चाहिए, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा रूल सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है निसंदेह। निसंदेह में बताओ कि कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखो जहाँ पर भी ये छोटा स आएगा ना, जहाँ पर भी छोटा सा आएगा वहाँ पे अधिकतर आपकी विसर्ग संधि हो गया ना, आँख मीच के आपको वहाँ पर विसर्ग संधि लगा देनी है। देखो निही, निही प्लस संदेह, इसका बनेगा निही प्लस संदेह, यानी कि ये आपकी क्या थी, विसर्ग संधि थी, यानी कि निसंदेह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 से 61 तक आपके हैं समास के क्वेश्चन। देखिए पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में आपको बताना है कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय या सी द्विगु या डी तत्पुरुष। बताइए इसका राइट आंसर पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में जो समास है वो है आपका द्विगु समास। अब जिस बच्चों को पता है, जिसने याद किया हुआ रटा हुआ है, वो तो बता देगा और चला जाएगा आगे, है ना। तो अगर आपको नहीं पता है कि पंचवटी में द्विगु समास कैसे है, क्यों है, ये सब आपको रीज़न पता होने चाहिए। देखो मैं बताता हूँ कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, द्विगु समास वो होते हैं जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, यानी कि वो आपको संख्या के बारे में बताता हो। जैसे कि पंचवटी यानी कि पाँच, है ना, पाँच 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 बताया इसने पंचवटी, है ना। एक इसका उदाहरण हो गया नवरत्न, नवरत्न यानी कि नौ रत्न, नौ है ना, यानी कि संख्या बता रहा है, नौ रत्न है। एक इसका उदाहरण हो गया तिराहा, तिराहा यानी कि तीन रास्ते हैं, यानी कि तीन संख्या बता रहा है, कैसी राहें हैं, तीन राहें हैं, तीन रास्ते हैं, यानी कि तीन संख्या बता रहे हैं, तो क्या होगा द्विगु समास। चौराहा, चौराहा भी इसका उदाहरण है एक, चौराहा यानी कि कैसा क्या है, चौराहा यानी कि चार रास्ते हैं, तो यानी कि संख्या बता रहा है। तो ये सब जो उदाहरण है चौराहा, तिराहा, नवरत्न और ये पंचवटी, ये सब द्विगु के उदाहरण हैं। तो जो संख्या बताए वर्ड वही आपका द्विगु समास होगा। आँख मीच के आपको उसको द्विगु समास पर लगाना है अगर वो संख्या के बारे में बता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 आप बताइए घनश्याम, घनश्याम में बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए और काफ़ी अच्छी डिटेल भी इसकी रहेगी। देखो जो इसका राइट आंसर है वो है इसका कर्मधारय,
कर्मधारय, बहुव्रीहि और कर्मधारय में हमेशा आपको कन्फ्यूज़न बनी रहती है बच्चों को कि कर्मधारय आएगा या बहुव्रीहि आएगा। मैं बताता हूँ, कर्मधारय वहाँ पर आता है जहाँ पर विशेषता बताई जाती है, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर आएगा कर्मधारय। और बहुव्रीहि वहाँ पर आएगा जहाँ पर, बहुव्रीहि वहाँ पे आएगा जहाँ पर वो वर्ड किसी तीसरे वर्ड के बारे में बता रहा हो, है ना, किसी तीसरे बात की तरफ जिक्र कर रहा हो, वहाँ पर बहुव्रीहि आएगा। और अगर विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पर कर्मधारय आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक वर्ड है पीताम्बर, है ना, पीताम्बर ले लेते हैं, पीताम्बर वर्ड है ये आपका। तो अगर इस पीताम्बर वर्ड का मैं मतलब निकालूं कि पीला है जो अंबर, है ना, तो पीला है, एक इसका मतलब निकलता है पीला है जो अंबर। अगर इस वर्ड का मतलब ये निकालूं, यानी कि अंबर मतलब क्या होता है आपका वस्त्र, यानी कि ऐसा कपड़ा जिसका कलर पीला हो। तो ये मैंने क्या बताई है, मैंने बताई अभी इसकी कपड़े की विशेषता, विशेषता तो तब लगेगा इसमें कर्मधारय है। और अगर मैं इस पीताम्बर को ही बताता हूँ कि पीला है, पीला है वस्त्र जिसका, है ना, पीला है अंबर जिसका, तो वो होता है आपका श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण मैंने पीताम्बर को, पीताम्बर से मैंने क्या बताया, श्री कृष्ण, यानी कि इस वर्ड से मैंने किसी तीसरे के बारे में बताया श्री कृष्ण, तो वो तब आएगा बहुव्रीहि। और अगर विशेषता बता रहा हूँ तो आएगा कर्मधारय। अब देखो घनश्याम, घनश्याम क्या किसी तीसरे वर्ड के बारे में बता रहा है, किसी भगवान या किसी तीसरी चीज़, कोई प्रकृति या कुछ भी बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो घनश्याम बता रहा है विशेषता, कैसे, घन, घन और श्याम, यानी कि घन मतलब बादल, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला। तो श्याम मतलब काला, यानी कि बादल कैसा जो काला है, बादल कैसा जो काला है, यानी कि बादल की विशेषता बता रहा है एक तरह से ये, कि बादल कैसा है, काले कलर का, उस वो बादल, तो विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा, कर्मधारय। तो कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको डिटेल से पढ़ना है, क्वेश्चन को अमर करते हुए चलना है, बिल्कुल ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल से, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपको बताना है समास कौन सा है। देखो यथाशक्ति में आपको बताना है समास कौन सा है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव या डी कर्मधारय। देखो इसका राइट आंसर है आपका अव्ययी भाव, सी अव्ययी भाव इसका राइट आंसर है। देखो कैसे पता चलेगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव काफ़ी इजीली पता चल जाता है, जिस वर्ड के साथ यथा जुड़ा हो या प्रति जुड़ा हो, ठीक है, रातों रात, रातों रात, प्रतिदिन, है ना, या पूर्वक, पूर्वक जुड़ा हो लास्ट में, है ना, आदर पूर्वक, ये है ना, ऐसे कुछ, यथाशक्ति, यथा, है ना, यथा, यथा दिन मतलब ऐसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, रातों रात, आदर पूर्वक, ऐसे जो वर्ड होते हैं उसको आप आराम से अव्ययी भाव आँख मीच के लगा दीजिएगा, उसके अव्ययी भाव आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 आपको कह रहा है सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य आपको बताना है कि क्या होता है। सिर पर धारण करने योग्य ये है कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिर पर धारण करने योग्य बताओ जल्दी से। ए छत्र, बी मुकुट, सी सिरधारे या डी तिलक। देखिए तिलक जो होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, माथे पर, ना कि सिर पर लगता है, ठीक है। मुकुट भी जो माथे पर ही पहना जाता है, माथे पर क्या सजा है, मुकुट, ऐसे बोलते हैं ना। छत्र, छत्र क्या होता है, सिर के ऊपर होता है, ना कि सिर पर होता है। छत्र, छत्र छाया जो होती है वो सिर के ऊपर होती है, राजाओं के ऊपर छत्र लगे होते हैं बड़े बड़े, देखे होंगे, वो सिर के ऊपर होते हैं, ना कि सिर पर होते हैं। तो सिरोधार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिर पर धारण करा हुआ, सिर पर धारण करने वाला सिरोधार्य इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, इसका बताइए क्या होगा आंसर। ए आलोचक, बी परमनिंदक, सी सर्वनिंदक या डी छिद्रान्वेषी। देखिए जो इसका राइट आंसर है, पहले मैं बताता हूँ आलोचक, आलोचक के बारे में बताता हूँ। आलोचक वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आलोचना करते हैं ना किसी चीज़ की, मतलब आलोचना करते हैं वो, आलोचना वो करते हैं लेकिन फिर वो बाद में उस चीज़ की विशेषताएं बताते हैं, मतलब आलोचना करके वो विशेषता भी बताते हैं कि बाद में कोई चीज़, जैसे अखबार में आप पढ़ते होंगे संपादक क्या पेज पढ़ते होंगे, पहले वो उस चीज़ की बुराई करता है, फिर वो उसका निर्माण करने के भी बताता है, लेकिन वो हमेशा ये बुराई नहीं कर रहा। इसने कहा है कि हर समय जो बुराई करे, तो आलोचक तो इसका नहीं होगा, क्योंकि आलोचक क्या करता है, पहले बुराई बताता है, फिर उसका समाधान भी बताता है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा छिद्रान्वेषी, यानी कि छिद्रान्वेषी, यानी कि जो हमेशा ही बुराई देखता है, यानी कि जिसको हमेशा ही छिद्र दिखते हैं किसी भी, मतलब उसको पॉजिटिव चीज़ भी हमेशा नेगेटिव ही दिखती है, तो होगा छिद्रान्वेषी। जिसको हर समय दूसरों की बुराई दिखती है वो होगा छिद्रान्वेषी, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बताइएगा इसका। ए बहुज्ञ, बी वाकपटु या सी वाकचतुर या डी बहुभाषी। देखो वाकपटु,
वाक्पटु होते हैं जो कि बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनकी स्किल काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि आपके एंकर वगैरह हो गए, है ना, न्यूज़ चैनल के आपके एंकर वगैरह हो गए, उनको वाक्पटु यानी कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है, उनकी बोलने की स्किल काफ़ी अच्छी होती है, तो होते हैं वाक्पटु, है ना। लेकिन इसने कहा है जो अधिक जानकारी रखे। बहुभाषी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज आपके जानते हैं, जो काफ़ी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह ये सब फ्रांस वगैरह फ्रेंच वगैरह बोलना जानते हो, तो उनको बहुभाषी कहते हैं, यानी कि वो काफ़ी सारी लैंग्वेज। वाक्चतुर बोलते हैं जो कि एकदम हाजिर जवाबी हो, हाजिर जवाबी यानी कि आपने कुछ बोला एकदम से वो आपकी बात का एकदम कुछ भी उल्टा सीधा आंसर दे दे, हाजिर जवाबी बोलते हैं वाक्चतुर को। बहुज्ञ, बहुज्ञ बोलते हैं जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास अधिक जानकारी हो, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला होता है बहुज्ञ, तो बहुज्ञ इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। ए पूर्वाह्न, बी अपराह्न, सी मध्याह्न या डी निशित। देखो पूर्वाह्न क्या होता है, पूर्वाह्न होता है यानी कि दोपहर से पहले का समय, ये है दोपहर, दोपहर से पहले का समय आपका हो गया पूर्वाह्न, ठीक है। और दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का ही पूछा है, और दोपहर का समय हो गया आपका मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय हो गया आपका अपराह्न, ठीक है, अपराह्न। तो राइट आंसर है उसका दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और निश्चित होता है आपका रात। तो राइट आंसर होगा अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद का समय, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर आपकी मध्याह्न। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा का बहाने का मतलब बताइए। उल्टी गंगा बहाना, ए बहुत परिश्रम करना, बी असाध्य को साध्य करना, डी प्रतिकूल कार्य करना, या सी प्रतिकूल कार्य करना, या डी उल्टा पुल्टा करना। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि यार कुछ भी काम करो, ये इसकी तो हमेशा उल्टी गंगा ही बहेगी, मतलब ये तो हमेशा उल्टा ही बोलेगा, कुछ भी पॉजिटिव बात कहो तो वो हमेशा उसको उल्टा ही लेता है। कहते हैं ना कि यार तू हर बात को उल्टा क्यों लेता है, तो प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का बताइए। ए सबसे अलग रहना, बी अनरग अनर अनरगल बातें करना, सी अपने ही कार्य में लगे रहना, या डी समपाकी होना। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है ए सबसे अलग रहना। ए इसका राइट आंसर है, ए सबसे अलग रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि वो सबसे अलग ही रहता है, उसकी तो खिचड़ी भाई अलग ही पकती है ना, वो तो अलग थलग ही रहता है, किसी से बात भी नहीं करता, ये सब वो है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। धूप में बाल सफ़ेद न करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, बी अधिक उम्र का व्यक्ति, सी अनुभव जीवन बिताना, या डी बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। देखिए जो इसका कहते हैं ना कि धूप, इसका आंसर होगा, देखो मैं बताता हूँ, धूप में बाल सफ़ेद न करना। बोलते हैं ना कि जिन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है तो कहते हैं कि बेटा ये बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए, है ना। क्या बोलते हैं वो कि बेटा ये, हमें क्या बोलते हैं, बेटा ये बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, मतलब मैंने ऐसे, मतलब ऐसे घूम फिर के मैंने ये बाल सफ़ेद नहीं किया है, इसके पीछे मैंने काफ़ी परिश्रम किया है। परिश्रम क्या है, यानी मैंने क्या किया है, काफ़ी अनुभवी जीवन बिताया है, तभी ये बाल मेरे सफ़ेद हुए हैं, ऐसे ही ये बाल सफ़ेद नहीं हुए, ऐसे वो बोलते हैं ना। तो क्या कर रहा है, अनुभवी जीवन, अनुभवी जीवन बिता के ये बाल मेरे सफ़ेद हुए हैं, यानी कि धूप में बाल सफ़ेद न करना, इसका राइट आंसर होगा अनुभवी जीवन बिताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। देखो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर इजीली कर दोगे। तो इसका राइट आंसर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, डी इसका राइट आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का राइट आंसर बताइए। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलम तोड़ना। देखो एक होता है जब जज बैठते हैं कोर्ट में, तो अगर वो किसी को सज़ा देते हैं तो सज़ा के बाद वो उस कलम को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उस मतलब सज़ा सुनाई गई तो यानी कि वो फिर उसके बाद कलम तोड़ देते हैं सज़ा सुना के, ये रियलिटी है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, ये रियलिटी है लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। कलम तोड़ने का मतलब होगा आपका अनूठी युक्ति लिखना, यानी कि कोई ऐसी बात लिखना जिसने भाई मज़े दिला, मतलब मज़ा आ गया, मतलब अनूठी युक्ति लिखना, मतलब ऐसी युक्ति लिखना जिसके मज़ा आ गया, भाई कहते हैं कि भाई क्या बात लिखी भाई, वाह मज़ा आ गया। तो कलम तोड़ना मतलब इतने उसने इतना अच्छा लिखा कि कलम तोड़ दी, है ना, ऐसे कहते हैं ना कलम तोड़ना, यानी कि अनूठी युक्ति लिखना। इसका ये मत लगा देना कि जज मृत्यु की सज़ा देगा वो कलम, वो है रियलिटी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अनूठी युक्ति लिखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन आपको बताना है। ए च छ जज है, या बी टैठ डैड है, या सी तैथ दैद है, या डी श है। तो आपका राइट आंसर होगा उसमें व्यंजन श है, आपका राइट आंसर होगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें व्यंजन आपको रटना है। तो उसमें व्यंजन हमारे होते हैं श है, सारे श वाले जो आपके उसमें व्यंजन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। कठिन काव्य के प्रेत है, यह किस कवि के लिए कहा गया है? कठिन काव्य के प्रेत, तो यह किस कवि के लिए कहा गया है? ये तो आपको देखो रटना ही पड़ेंगे ये क्वेश्चन, ऐसे तो गंदे गंदे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा डी केशव दास। केशव दास आपका इसका राइट आंसर होगा कि कठिन काव्य के जो प्रेत हैं वो है आपके केशव दास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक आप बताइए। आपका राइट आंसर होगा इसका बी मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है आपके आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए जल्दी। ए रूपक, बी यमक, या सी श्लेष, या डी उत्प्रेक्षा। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है डी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ होता है आपका डी उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। काकू का अर्थ है, काकू का अर्थ बताइए क्या होता है? ए कोवा, बी कटु, या सी चाचा, या डी व्यंग। देखो काकू 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 का मतलब होता है टोंट। काकू का होता है टोंट कसना किसी पर, है ना, किसी के ऊपर टोंट कसना किसी बात को लेकर, तो इसका आंसर होगा व्यंग। व्यंग कसना है ना, किसी के ऊपर व्यंग कसना, टोंट मारना, तो उसको बोलते हैं हम काकू। तो काकू का जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यंग करना, यानी कि टोंट कसना। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन, और जिसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 हम इसका करेंगे जल्दी ही, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी हिंदी। तो इस सीरीज़ में 2011 की सीरीज़ में हमने रीजनिंग कर लिया है, जीएस के क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज हमने हिंदी का पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 2 हम कल जल्दी से बची है इसमें मैथ्स इसमें फिर इसमें मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा। मैथ्स तो काफ़ी ईजी होती है, मैथ्स में कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैथ्स करा देंगे लास्ट में, तो ये आपके पूरा 2011 का पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 2012 का पेपर करेंगे, ऐसे 13 का, 14 का, 15 का, 2021 तक हम पेपर सारे कंप्लीट कर लेंगे यूपी बीएड के। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास इजीली पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, टाटा।